कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। इसका 26 फरवरी को बोर्ड का पेपर है। इसके लिए 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के वीडियो बने हैं। ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक को देख सकते हैं। सभी वीडियो देखिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी तैयारी कर लीजिए। अक्सर यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसमें हम अभी 2 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में 3 अंक 4 अंक की भी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की मिट्टी के कट जाने, बह जाने, उड़कर अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने से मिट्टी का कटाव होता है। इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन है। उसका कारण पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है। इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास, कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी पर केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, अर्थात वनों की कमी हो गई। वनों की इस कमी के कारण भू अपरदन, अनावृष्टि, बाढ़ समस्याएं आज मानव जीवन के समक्ष आ खड़ी हुई हैं। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है इन समस्याओं से बचने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इस तरह से ये मिट्टियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 4 परमाणु बिजली घरों के नाम बताइए। उनमें से प्रत्येक किस राज्य में स्थित है ये बताइए। तो ये तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर परमाणु बिजली घर हैं। अगला प्रश्न है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तो नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए नहीं उत्पन्न की जाती हैं, किंतु उन्हें बेच करके नगद राशि प्राप्त की जाती है। जैसे कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि को बेच करके हम नगद राशि प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मौसम मानचित्र से क्या तात्पर्य है? मौसम मानचित्र इस प्रकार के मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग में घटित मौसम संबंधी दशाओं जैसे तापमान की स्थिति, वायुदाब, वर्षा, पवन की दिशा एवं वेग, मेघाच्छादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे मौसम मानचित्र कहते हैं। अर्थात मौसम मानचित्र से मौसम संबंधी जानकारी का वर्णन किया जाता है उनके संकेतों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसम मानचित्र की व्याख्या के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो उसमें प्रस्तावना होता है जिसमें दिन, तिथि, समय लिखा होता है। तापमान के विचलन के बारे में होता है। शीतलहर, उष्ण लहर ज्ञात करने में सहायक होता है ये। फिर वायुदाब का विचलन होता है कि वायुदाब सामान्य वितरण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। समदाब रेखाओं की उपनति, वायुदाब की प्रवणता, चक्रवातों की गति आदि का उसमें वर्णन होता है। वायु की दिशा एवं वेग का वर्णन होता है। वृष्टि, सामान्य से अधिक या कम वर्षा के क्षेत्र, वर्षा की मात्रा, ये सब व्यक्त किया जाता है। मेघ बादल के प्रकार, उच्च व निम्न या मेघाच्छादन या मेघ की प्रकृति या मात्रा का वर्णन किया जाता है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे धुंध है, कोहरा है, विद्युत, धूल, आंधी, वज्रघोष, शिलावृष्टि, इस तरह से जो है मौसम मानचित्र में व्याख्या करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को
मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, हड़प नीति क्या थी? तो इसे विलय नीति भी कहा जाता है। तो परीक्षा में हड़प नीति आ जाए या विलय नीति आ जाए, एक ही चीज़ को समझना है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देशी राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने का अधिकार से वंचित कर दिया था। उनके राज्य को हड़प लेना ही हड़प नीति कहलाती थी। तो जिन राजाओं के संतान नहीं होती थी उसे कंपनी अपने राज्य उसमें शामिल कर लेती थी उस राज्य को, और इसे ही हड़प नीति कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया? तो भारतीय नरेश या राजा अंग्रेजों के शर्तों को स्वीकार कर लेते थे और उनके संरक्षण में रह कर के राज्य शासन करते थे, शासन चलाते थे, जिससे उनके राज्य को हड़पा नहीं जा सकता था। तो वो साथ में अंग्रेजों के साथ मिलकर ही कार्य करते थे। इससे हम सहायक संधि व्यवस्था कहते थे। इसे जनरल वेलेजली ने लागू किया था। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। वैसे इसको लाल बाल पाल के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल के 2 भागों में विभाजित कर दिया। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों को संगठित शक्ति को तोड़ करके उसे बांटना। इस तरह से लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या आशय है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के 4थे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं बताइए तथा उसका कार्यकाल क्या है? तो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, उसमें वे सभी योग्यताएं हों जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हैं, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आर्थिक लाभ वाले पद पर कार्य न करता हो। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता से क्या आशय है? अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों या संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्र हित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ या संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अर्थात अपने संप्रदाय और धर्म को महत्व देकर के दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ना, हिंसा करना, ये सांप्रदायिकता है। इसको अपने मन से भी आप बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए, रक्त का संचार तेज हो, उत्तेजना से क्षणिक आनंद की अनुभूति हो, उन्हें मादक पदार्थ कहते हैं। इसका अगला है, बेरोजगारी से क्या आशय है? बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान में मजदूरी के दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है।
ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति कार्य करने के योग्य तो हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है। इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। अब ग्रामीण बेरोजगारी किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य नहीं रहता है, 6 माह किसान बेकार रहते हैं, पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है, उन्हें वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है, उनकी कमाई और बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। यही ग्रामीण बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न है, विनियोग से क्या आशय है? किसी व्यवसाय में या धंधे में आय प्राप्त करने के लिए धन लगाना विनियोग कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा क्या है? वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, उसे ही मुद्रा कहा जाता है। आप सामान्य भाषा में पैसा समझ सकते हैं। अगला है, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उपभोक्ता शोषण से आशय है कि उपभोक्ताओं को कम बजट तोड़ना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी एवं दोषपूर्ण वस्तुओं को बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना, ये सब उपभोक्ता शोषण कहलाता है। अब अगला है, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। एक हो गया ऊंची कीमतें, प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। दूसरा है मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट का आशय है वस्तु में कुछ सस्ती वस्तु को मिला देना, इसमें कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर हानि होती है। इसके बाद है काला बाजारी किसे कहते हैं? जब उत्पादक एवं व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं तो इन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है। व्यवस्थापूर्ण उपभोक्ताओं को इन्हीं ऊंचे मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। यदि सरकार इन वस्तुओं का राशनिंग करती है, अर्थात व्यापारियों से खरीद करके जनता को देती है, तो महंगे दाम में खरीद करके इसको बेचना पड़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? काला बाजारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या समझते हैं? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती हैं। ऐसी के कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ये चाहे सेवा क्षेत्र में हो और चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो। तो इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। ये 2 अंक के प्रश्न हैं, 2 अंक के प्रश्न, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे।